हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत मॉडल पेपर 5 लेकर के आए हैं। तो देखिए, यह आपके लिए सी टेट, रीट, ऑल टेट एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालक में सबसे पहले संवेग उत्पन्न होते हैं। भय व प्रेम, कायरता, काम, क्रोध। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, बालक में सबसे पहले कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर। जल्दी से जल्दी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बालक में सबसे पहले जो संवेग उत्पन्न होते हैं वो भय और प्रेम। कौन से होते हैं? भय व प्रेम का संवेग बालक में सबसे पहले उत्पन्न होता है, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है उसके समय से ही बालक में भय और प्रेम का भाव यानी संवेग उत्पन्न हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बालक के भविष्य का निर्धारण किस अवस्था में होता है? यानी बालक का जो भविष्य है, बालक का भविष्य कैसा होगा, उसका निर्धारण किस अवस्था में हो जाता है, उसका पता किस अवस्था में चल जाता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए, जो बालक का भविष्य है उसका निर्धारण बालक की जो बाल्यावस्था आती है, स्कूली अवस्था आती है, स्कूल जाने की अवस्था आती है, उसी में उसका पता चल जाता है कि बालक का भविष्य किस प्रकार का होगा। तीसरा क्वेश्चन है, बाल जीवन की अंतिम अवस्था है, यानी बालक जीवन की अंतिम अवस्था है। व्यक्ति के जीवन की अंतिम नहीं पूछी है, किसकी पूछी है? बालक के जीवन की अंतिम अवस्था को पूछा है। तो वो कौन सा होगा? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सामान्य अवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी इसको आप क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर पता चल रहा होगा वैसे तो आपको। तो देखिए, बाल जीवन की जो अंतिम अवस्था होती है वो होती है किशोर अवस्था। कौन सी होती है? किशोर अवस्था। बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी इसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ये बताना है। सिखाना या सीखना, पुस्तक, ज्ञान, विद्यालय। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सीखना है। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? ये जीवन की का जो स्वर्णकाल है या स्वर्णिम अवस्था है जीवन की, उसको किस अवस्था को कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को और वृद्धावस्था को। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, बालक के जीवन का स्वर्णकाल या जीवन की स्वर्णिम जो अवस्था होती है वो कौन सी कहलाएगी? तो देखिए, यहाँ पर बालक के जो जीवन की स्वर्णकाल कहलाता है या स्वर्णिम अवस्था कहलाती है वो कहलाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को टीनेज, जीवन का स्वर्णकाल, तनाव एवं झंझावात की अवस्था आदि नामों से भी जाना जाता है। एज ऑफ ब्यूटी भी इसको कहा जाता है। किशोरावस्था के कई प्रकार के नाम हैं और किशोरावस्था को स्वर्णकाल भी कहा जाता है, जीवन का स्वर्णकाल। तो भी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि बालक जो अपना भविष्य का निर्धारण करता है इसी अवस्था में कर लेता है कि उसे किस दिशा में जाना है। यही ये महत्वपूर्ण अवस्था होती है जीवन की। यहीं से बालक का जो जीवन है उसके आधार का पता भी चलता है कि वो किस दिशा में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। यानी नहीं पूछा है इसने, क्या पूछा है? नहीं। प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है, सीखने का समय व थकान भी अधिगम को प्रभावित करती है, वाचालता, अत्यधिक बोलना और मानसिक स्वास्थ्य। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब प्रेरणा कर ही रही है, सीखना और समय ये भी थकान अधिगम को प्रभावित करेगी, मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है, लेकिन वाचालता यानी अत्यधिक बोलना ये अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा?
सी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पर आंसर रहेगा बाचालता। अधगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय सामग्री का स्वरूप अधगम को प्रभावित करता है यदि, यानी बालक के लिए जो विषय सामग्री होती है उसका स्वरूप अधगम को प्रभावित करेगा कब, ये बताना है। सामग्री सरल व अर्थपूर्ण होगी, सामग्री काठिन्यपूर्ण होगी, अर्थहीन होगी या सामाजिक होगी। तो विषय सामग्री का स्वरूप अधगम को कब प्रभावित करेगा, यदि विषय सामग्री सरल व अर्थपूर्ण होगी। तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधगम की क्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अधगम की जो क्रिया है उसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? सीखने के सिद्धांतों का प्रभावशाली उपयोग करके, अभ्यास द्वारा, अप्रेरणा द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अधगम की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए सभी के सभी कारक उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है, यानी सीखने की जो क्रिया होती है बालक की उसको प्रभावित करते हैं समय और थकान, पुस्तक, कार्य या काम। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, या अधगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? समय और थकान सीखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं, ना कि पुस्तक, कार्य और काम ये सीखने की क्रिया को प्रभावित नहीं करते। तो यहाँ पर यह आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सीखने की विधियाँ, यानी जो सीखने या शिक्षण की विधियाँ हैं वो, अभ्यास यानी पुनराभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, प्रक्रिया और उपरोक्त सभी। देखिए अधगम को प्रभावित करने वाले कारक दोबारा से पूछे, पहले भी इससे पहले पूछा था, वहाँ अलग थे और यहाँ अलग है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सीखने की जो विधियाँ हैं वो भी अधगम को प्रभावित करेंगी, अभ्यास भी करेगा और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो भी अधगम को प्रभावित करती है। तो उपरोक्त सभी डी आंसर यहाँ पर भी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक विस्मृत कब हो जाता है? विस्मृति में कब होता है बालक? विषय की मात्रा अधिक हो, यानी जिस विषय को पढ़ाया जा रहा है उसकी मात्रा अधिक हो, सीखने की कमी यानी उसमें सीखने की कुछ कमी हो, सीखने में वो असमर्थ हो, या मानसिक आघात या किसी भी मानसिक बीमारी से वो जूझ रहा हो। तो बालक की जो विस्मृति यानी स्मृति वो प्रभावित हो जाती है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी, डी। तो डी यहाँ पर आंसर होने वाला है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी, इन सभी के कारण बालक विस्मृत हो जाता है, वो किसी चीज़ों को भूल सकता है। कक्षागत प्रेरणा का आधार माना गया है, यानी कक्षा के अंतर्गत प्रेरणा का आधार क्या है? आवश्यकता, चालक, उद्दीपन व प्रेरक, उपरोक्त सभी। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, कक्षागत प्रेरणा का आधार किसे माना गया है? तो देखिए कक्षागत प्रेरणा के आधार की बात की है यहाँ पर, तो आवश्यकता, चालक, उद्दीपन व प्रेरक और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी कक्षा के अंतर्गत अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक असंतुलन बालक में किसके लिए उत्तरदायी होता है? यानी संवेगों में असंतुलन हो तो इससे बालक में किस पर प्रभाव पड़ेगा? विस्मृति के लिए, विकास के लिए, कार्य के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। संवेगात्मक असंतुलन बालक में किसके लिए उत्तरदायी होगा, यानी कौन कौन सी चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है ये बताना है। देखिए अगर बालक के संवेगों में असंतुलन उत्पन्न होता है तो विस्मृति यानी भूलने करने की क्षमता भी उसके अंतर्गत आती है। विकास, तो बालक का विकास भी प्रभावित होता है और किसी कार्य को करने में भी उसके संवेगों का प्रभाव दिखाई देता है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सीखी गई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यह कथन या ये परिभाषा किसने दिया ये बताना है। सीखी गई बात को स्मरण रखने, यानी जो भी बात व्यक्ति ने सीखी है, जो भी अधिगम सीखा है, तो उसको याद रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता, यानी दोबारा से उसको स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है, विस्मृति कहा जाता है। यानी अगर कोई बात व्यक्ति ने सीखी है तो वो उसको स्मरण नहीं रख पाता और या उसे पुनः स्मरण में नहीं ला पाता, तो उसको क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। ये किसने कहा था, मन ने, ड्यूबी ने, लॉक ने, बर्कले ने। तो किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों ये, तो ये परिभाषा दी थी टीपी नन। किसने दी थी मेरे प्यारे साथियों, ये दी थी मन ने। मन का कथन है, टीपी नन नहीं, मन। ये मन का कथन है। मन ने कहा था सीखी गई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को स्मृति विस्मृति कहते हैं। ये परिभाषा दी थी मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा के द्वारा बालक में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी बालक में जो प्रेरणा होती है तो उसके द्वारा बालक में परिवर्तन लाया जा सकता है। किस प्रकार से लाया जा सकता है ये बताना है। व्यवहार में परिवर्तन से, साहित्यिक निर्माण से, ज्ञान का सम्यक अर्जन करके, उपरोक्त सभी प्रेरणा के द्वारा बालक में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो देखिए, व्यवहार में परिवर्तन करके प्रेरणा के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, बालक के चरित्र का निर्माण भी किया जा सकता है, और ज्ञान का सम्यक अर्जन, यानी उसको अत्यधिक ज्ञान भी प्रदान किया जा सकता है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक की आवश्यकता किसको जन्म देती है। पुस्तक, चालक, क्रोध, लालच। यानी बालक को कोई भी आवश्यकता हो किसी चीज़ की तो वो किसको जन्म देगी, पुस्तक को, चालक को, क्रोध को, लालच को। तो देखिए, आवश्यकता किसको जन्म देती है मेरे प्यारे साथ, चालक को जन्म देगी। यानी किसी बालक को अगर भूख लगी हुई है, क्या लगी है, भूख, तो भूख किसको जन्म देती है, चालक। किसको जन्म देगी, चालक को। और चालक क्या होता है, भोजन। तो चालक क्या होगा, भोजन। तो आवश्यकता ये क्या है, सभी आवश्यकता। देखिए, अप्रेरणा को भी आपके लिए यही बता दें, अप्रेरणा को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। अप्रेरणा को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों के अंतर्गत 5 आते। सबसे पहला आता है आवश्यकता। पहला कौन सा होगा, आवश्यकता हो जाएगा। दूसरा हो जाता है चालक या ड्राइव। तीसरा हो जाता है प्रोत्साहन। चौथा अप्रेरणा। और 5वां है मूल प्रवृत्ति। तो ये अप्रेरणा को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाह्य प्रेरणा को प्रदान करने वाले तत्व हैं। प्रेरणा, निंदा, पुरस्कार, उपरोक्त सभी। तो बालक की जो बाह्य प्रेरणा होती है, बाह्य रूप से प्रदान करने वाले तत्वों में शामिल किया जाएगा, ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर प्रेरणा यानी किसी व्यक्ति को बाह्य रूप से प्रेरित करना, पुरस्कार देना, उसकी निंदा करना आदि सभी क्या हैं, उसको बाह्य प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व आते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी बाह्य रूप से प्रेरित करके, निंदा करके और पुरस्कार द्वारा व्यक्ति को बाह्य रूप से प्रभावित किया जा सकता है, उसकी प्रेरणा को प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख चालक बालक को प्रेरित करता है। भूख क्या है,
चालक, ये भूख, प्यास, नींद, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? चालक के प्रकार हैं, यानी बालक को अभिप्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है भूख चालक बालक को प्रेरित करेगा किसके लिए? भोजन के लिए, मकान के लिए, कपड़े के लिए। भोजन, मकान, कपड़ा और रोना। तो बताइए भूख जब लगती है तो बालक को क्या चाहिए मेरे प्यारे साथियों? भोजन। क्या चाहिएगा? भोजन। तो भूख बालक को भोजन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यह कथन किसका है? ये परिभाषा किसने दी है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, थॉर्नडाइक, पावलोव, बोरिंग, वाटसन। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मेरे प्यारे साथियों, चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ये कहा था बोरिंग ने। किसने कहा था? बोरिंग ने। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरक कार्य करने की खाली जगह है शक्ति, मुद्रा, ब्याज, दर। देखिए, दर भी नहीं है, ब्याज भी नहीं है, मुद्रा भी नहीं है, तो प्रेरक कार्य करने की क्या है? शक्ति है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? शक्ति है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन है, पारिवारिक संघर्ष बालक पर किस रूप में प्रभाव डालता है? यानी पारिवारिक रूप से जो संघर्ष चलता है बालक में, वो किस पर प्रभाव डालेगा? मानसिक स्वास्थ्य पर, खेल पर, व्यवसाय पर, वाक्य कथन पर। तो देखिए, आपको पता भी चल रहा होगा, यानी परिवार में अगर संघर्ष हो रहा हो या लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो, तो इससे बालक का क्या प्रभावित होता है मेरे साथियों? मस्तिष्क प्रभावित होगा। क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है शरीर पर, परिवार पर, माता पिता के व्यवहार पर, उपरोक्त सभी पर। यानी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो देखिए, यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। पारिवारिक वातावरण है उसका भी प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ माता पिता के व्यवहार का भी बालक पर मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर शारीरिक दोष बालक में हीनता की भावनाएं पैदा करके समायोजन की समस्या उपस्थित कर सकते हैं। यह कथन है कुप्पुस्वामी, जेम्स, फ्रायड, टॉवेल। तो किसका कथन है मेरे प्यारे साथियों? ये जल्दी जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। तो देखिए, यह परिभाषा दी थी मेरे प्यारे साथियों कुप्पुस्वामी ने। किसने दी थी? कुप्पुस्वामी ने कहा था। ये आंसर हो जाएगा इसका कि गंभीर शारीरिक दोष बालक में हीनता की भावना उत्पन्न करते हैं। यानी कोई भी गंभीर रूप से शारीरिक विक्षिप्त बालक हो तो उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है करके समायोजन की समस्या में उपस्थित कर सकते हैं। तो उसे समाज के साथ या वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। ये परिभाषा दी थी कुप्पुस्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक की मानसिकता पर प्रभाव डालते हैं। यानी बालक की जो मानसिकता होती है उस पर क्या प्रभाव डालेगा? विद्यालय का वातावरण, शिक्षक की कार्यप्रणाली, रोचक पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको पता भी चल रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही अंदाज लग गया होगा इसका आंसर का। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी विद्यालय का वातावरण मानसिकता पर प्रभाव डालता है, शिक्षक की कार्यप्रणाली भी डालती है, और रोचक पाठ्यक्रम। तो इन सभी का प्रभाव बालक की मानसिकता पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक बालक को मानसिक रूप से स्वस्थ और एक दूसरे से प्रेम करने वाले माता पिता की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? फ्रेंडसन, लॉक, वाटसन, जेम्स। प्रत्येक बालक को मानसिक रूप से स्वस्थ और एक दूसरे से प्रेम करने वाले माता पिता की आवश्यकता है। यह कथन है। तो ये कथन है मेरे प्यारे साथियों फ्रेंडसन। किसका है? फ्रेंडसन का कथन है। ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए धीरे इनको ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, और सभी। तो देखिए, बालक का जो व्यक्तित्व है उसका पता किससे चलता है? मानसिक विकास से भी चलेगा, सामाजिक विकास से भी चलेगा,
और सांस्कृतिक विकास से भी चलेगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक की आदत, गुण व दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। व्यक्तित्व, कार्य, ज्ञान, क्रोध। तो बालक की आदत, गुण और उनका दृष्टिकोण है, उसका पता किससे चलता है मेरे प्यारे साथियों? बालक के व्यक्तित्व से पता चलेगा, यानी बालक का जो व्यवहार है या व्यक्तित्व उससे पता चलता है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्रिया आधारित पद्धति नहीं है, यानी जिसमें क्रिया नहीं हो रही है, ऐसी कौन सी पद्धति नहीं है? कार्यशाला, भूमिका निर्वाह, प्रयोगशाला, दल शिक्षण। देखिए यहाँ पर कार्य कौन सी पद्धति में नहीं हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? तो दल शिक्षण के अंतर्गत क्रिया नहीं हो रही है, कार्यशाला के अंतर्गत भी कार्य होता है। भूमिका निर्वाह, यदि किसी व्यक्ति को कोई भूमिका निर्वाह या कोई नाटक में पात्र दिया जाता है, उसको भूमिका निर्वाह करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर भी क्रिया आधारित होती है। प्रयोगशाला विधि में भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है, लेकिन दल शिक्षण के अंतर्गत क्रिया पद्धति नहीं है, क्रिया आधारित पद्धति नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान मूल्यांकन है। यही जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका मूल्यांकन है, बाह्य मूल्यांकन है, आंतरिक मूल्यांकन है, ये भी दोनों है, उपरोक्त सभी है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है वो कैसा मूल्यांकन होता है? या किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए दिया जाए या कोई क्रिया करने के लिए दी जाती है, तो वो किस प्रकार का मूल्यांकन होता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह मूल्यांकन है, यह आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? बी, आंतरिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रायड ने मन के कितने प्रकार बताए? यही फ्रायड द्वारा, सिगमंड फ्रायड था, उसने मन के कितने प्रकार बताए? 5, 2, 3, 4। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, फ्रायड द्वारा जो मन के प्रकार बताए गए वो कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कितने बताए? 3 प्रकार बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और अचेतन मन को सिगमंड फ्रायड ने संपूर्ण मन का 90% माना है। कितना प्रतिशत माना है? 90% माना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।